हेलो फ्रेंड्स। आज इस लेक्चर में मैं आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैं कुछ आइडियाज़ देता हूँ कि मैं आपसे क्या पढ़ाने वाला हूँ। इस लेक्चर में मैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की मैं बातें करूँगा कि आखिरकार फिजिक्स का क्या स्कोप है और उसका एक्साइटमेंट क्या है, ठीक है। और मैं आपसे बातें करूँगा कि फिजिक्स का क्लासिफिकेशन कैसे किए हैं या फिर डिवीजन कैसे किए हैं, जो जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हो या फिर ओल्ड फिजिक्स का भी है या फिर उसे क्लासिकल फिजिक्स का भी आप लोग नाम देते हो। इन्हीं सारी चीज़ों की मैं डिस्कस करूंगा और मैं आपसे बात करूंगा कि क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है और क्लासिकल फिजिक्स का डिफिनीशन क्या लिख सकते हो और मॉडर्न फिजिक्स का डिफिनीशन क्या लिख सकते हो। और इतना ही नहीं, मैं आपसे ये भी बताऊंगा इस लेक्चर में कि मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स का अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों आने का कारण क्या रहा। गॉट इट। जब ये कवर कर लूंगा तो फिर मैं आपसे बातें करूंगा सम साइंटिफिक नोशंस के बारे में। जी हाँ, नोशन, नेशन नहीं, कि किस तरीके से साइंटिफिक मेथड से हम लोग किसी भी रूल्स को फॉलो करते हैं फिजिक्स का, या फिर किसी भी रूल्स को लगाते हैं या फिर किसी भी रूल्स को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। इन द सेंस कि हम लोग ऑब्जर्वेशन को ही रूल्स कहते हैं, नियम्स वगैरह ये सब मॉडल हो गया एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजों की मैं डिस्कस करूंगा। इतनी सारी चीजों को डिस्कस करूंगा व्हाट इट इन दिस लेक्चर। सो कीप वाचिंग, वी विल बैक। ओके, तो मेरा नाम है एरस और शुरू करते हैं इस क्लास को। व्हाट इट। चलिए, द योर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट डिवीजन ऑफ फिजिक्स। कि फिजिक्स को मैं क्या कर रहा हूं, तो डिवाइड कर रहा हूं, उसे बांट रहा हूं, उसे टुकड़ों में बांट रहा हूं। व्हाट इट। कितने टुकड़ों में बांट रहे हैं सर, तो मैं फिजिक्स को दो टुकड़ों में बांट दे रहा हूं। पहला टुकड़ा का नाम है क्लासिकल फिजिक्स एंड द सेकंड वन इज द मॉडर्न फिजिक्स। गॉट इट। मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिकल फिजिक्स का डिफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या लिखेगा और मॉडर्न फिजिक्स का डिफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या बताएगा। लेट अस स्टार्ट विद द क्लासिकल फिजिक्स। बट क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को बताने से पहले आपको जानना चाहिए कि फिजिक्स को हम लोग डिवाइड क्यों कर रहे हैं, कारण क्या रहा डिवीजन करने में। कुछ तो कारण रहा। हाँ, ऑफ कोर्स है। Actually, the main reason to divide physics is that the knowledge which is available in physics in a huge amount or vast amount, and it is compulsory or necessary to divide physics. Why? To make it easy to understand, ताकि हम इसे आसान बना दें समझने के लिए। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, स्कूल का नाम सुने, हम सभी स्कूल में पढ़े हैं कभी ना कभी। तो क्या होता है कि जब असेंबली का प्रेयर होता है तो असेंबली में सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, हर एक क्लास का ही बच्चा रहता है, 1 का भी, 2 का भी, 10 का भी, 8 का भी, 11 12 का भी होता है। व्हाट इट। 11 12 का अगर क्लास चलता है स्कूल में तो असेंबली में जब सारे बच्चे गैदरिंग कर रहे हैं, इधर उधर मूविंग कर रहे हैं, रोमिंग कर रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि कौन सा लड़का कौन क्लास में पढ़ता है और कौन सा सब्जेक्ट को कवर किया, ठीक है ना। बट अगर यही चीजों को मैं अगर जानना चाहता हूं हर एक पार्टिकुलर बॉयज के लिए, तो उन सारे लड़कों को क्या किया जाए, तो क्लास के हिसाब से उन्हें जैसे बेल रन होता है तो वो अपने अपने क्लास में चला जाता है। तो एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि जब वो अपने अपने क्लास में एंट्री ले ली, तब हम लोगों के लिए हर एक लड़के के बारे में जानना आसान हो जाता है। प्रश्न होगा कि कैसे, जैसे कोई एक लड़का से पार्टिकुलर से खड़े करके पूछेंगे कि कितना तक फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हुआ, वो कहेगा 3 चैप्टर, तो बाकी सारे लड़के भी बोलेंगे 3 चैप्टर। और एक लड़के जान रहे हैं कि 9th में पढ़ रहा है, तो बाकी सारा भी बैठा हुआ है, तो वो 9th का ही होगा, क्योंकि 9th क्लास है। लेकिन कोई ये नहीं पूछा कि जरूरी नहीं है सर, लेकिन 9th क्लास है तो जरूरी ही है कि 9th क्लास का ही होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपने समझा होगा इस एग्जांपल से कि डिवीजन क्यों कर रहा है, क्यों किया यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाए कि कौन से क्लास का है, अच्छे तरीके से जान पाए उसकी नॉलेज क्या है। ठीक उसी लिए
मैंने उसको डिवीजन किया क्लास के आधार पर। यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा कि कौन से क्लास का स्टूडेंट है। बट ठीक है ना। अब नाउ लिसन टू मी। ये एग्जांपल मैंने दिया ताकि आपको पकड़ दे कि इंपॉर्टेंस क्या होता है क्लासिफिकेशन को, किसी भी चीज को डिवाइड करने का क्या महत्व है, इससे आप सीख गए होंगे। अच्छी बात। अब ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट जो हमारा फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत में इतना ज्यादा नॉलेज है, भंडार है कि हम पढ़ना जानना बस की बात नहीं है किसी को। आज तक कोई फिजिक्स को अंत नहीं कर सकता पढ़ के जान के, ठीक है ना। यहां पे पहले लिख दें द अमाउंट ऑफ नॉलेज, जो अमाउंट है नॉलेज का, ज्ञान का जो मात्रा है अवेलेबल ऑन फिजिक्स में जो अवेलेबल आज तक इज सो वास्ट, वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। दैट एज ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस, बहुत ज्यादा, इसीलिए कन्वीनियंस का मतलब हुआ सुविधा हो, अच्छा रहे, लाभदायक साबित रहे। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, और इसीलिए हमने क्या किया है कि 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। ब्लैक इंक बोलो, हाँ। तो 2 भाग में उसको हमने डिवाइड कर दिया, 2 क्लासेस में डिवीजन किया, ठीक है ना। तो पहला क्लास का देखिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है समझने के लिए मेरे होते हो, बस मेरे द्वारा बताया गया हर एक चीज को ध्यान से सुनना और बताया गया गाइडेंस को सिर्फ फॉलो करना, बस मैं इतना ही कहूंगा। अब बाकी जो मर्जी सो करो, गॉट इट। तो 2 क्लासेस में मैंने उसको डिवाइड किया। तो फर्स्ट क्लास का क्या नाम है जी, तो क्लासिकल फिजिक्स। अब देखिए कोई बच्चे को समझ में आए कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है, तो क्लासिकल फिजिक्स को ही ओल्ड फिजिक्स हमने कह दिया। ओल्ड फिजिक्स यानी कि पुराना फिजिक्स, प्राचीन फिजिक्स, पहले का जो फिजिक्स था उसको क्लासिकल फिजिक्स का नाम दिया। समझने के लिए मैंने बगल में लिख दिया ओल्ड फिजिक्स, और ये है भी ओल्ड फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है ना, गॉट इट, अच्छी बात है। सेकंड है मॉडर्न फिजिक्स, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक जीवन का जो फिजिक्स है उन्हीं सारी चीजों की मैं बातें करूंगा इस मॉडर्न फिजिक्स का। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको से डेफिनेशन बताऊंगा किस चीज के बारे में जी, तो क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, कि ये आखिरकार जो क्लासिकल फिजिक्स है वो होता क्या है, ठीक है ना। तो क्लासिकल फिजिक्स मैंने यहाँ पहले से ही लिख रखा है क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, कि क्लासिकल फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होगा। तो चलो पढ़ते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पे कि द फिजिक्स प्रायर और बिफोर टू 1890 इज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स। देखो स्टूडेंट, जो हमारा फिजिक्स है प्रायर का हिंदी मीनिंग हुआ पूर्व। क्या हुआ जी, पूर्व होता है। प्रायर का हिंदी मीनिंग हुआ पूर्व। यानी कि 1890 के पहले का जितना भी तरह का फिजिक्स की बातें की डील किया गया, चाहे किसी भी तरह का डिस्कवरी क्यों ना रहे, उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत में रखते हैं। समझ गया ना, अच्छी बात है। और प्रायर टू 1890 यानी कि पूर्व, यानी कि इससे पहले, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए मैंने यहाँ पे बिफोर शब्द का भी इस्तेमाल किया है। बिफोर टू 1890 यानी कि 1890 से पहले को भाई उसी को इज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स, उसको क्लासिकल फिजिक्स बोल दिया, ठीक है। और देखिए कोई पूछा है कि जैसे हम एग्जांपल जो स्पष्ट होने के लिए, तो देखो एग्जांपल है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो जो न्यूटन साहब ने या फिर न्यूटन सर ने जो हम आविष्कार किया न्यूटन्स लॉ का, वो 1890 से पहले आविष्कार किया, इसीलिए इसको एग्जांपल रखे हैं क्लासिकल फिजिक्स का। समझ गया ना जी। और देखिए एंड ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशनल लॉज आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा 9th में, चैप्टर 2 है। और आपने ग्रेविटेशन भी पढ़ा होगा। तो सारे के सारे उससे पहले है, ये 1890 की पहले की बातें किया जा रहा है, इसीलिए इसको क्लासिकल फिजिक्स। और उसका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो जो थर्मोडायनेमिक्स जो आपको 11th में पढ़ना है, और ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो आप 11th में ही जानकारी दूंगा, ये सारे के सारे क्लासिकल फिजिक्स के बारे में डील करूंगा, के अंतर्गत ही आता है, या फिर यूं कहूं कि क्लासिकल फिजिक्स के बारे में ही जानना है।
और 11th क्लास का जो ज्यादातर फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है। कुछ कुछ 12th का भी जो पोर्शन है वो क्लासिकल फिजिक्स के ही पार्ट है, समझ गया ना। तो मेनली जो इंटर जो आप पढ़ाई कीजिएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स को ही नहीं पढ़ना, बस कुछ कुछ मॉडर्न का भी पार्ट है, बट मेनली जो फोकस्ड है वो क्लासिकल फिजिक्स के बारे में। व्हाट इट आई होप आपने समझा होगा कि क्लासिकल फिजिक्स होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे। हाँ सर इतना ही बोलना एक लाइन में, उससे पहले का जो फिजिक्स है उसको हमने क्लासिकल फिजिक्स कह दिया। एग्जांपल पूछेगा तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल काइनेटिक थ्योरी और जितना भी थर्मोडायनामिक्स का लॉज वगैरह है सारे के सारे क्लासिकल फिजिक्स में आ जाएंगे। और लिखे हैं स्टार्टलिंग डिस्कवरीज आफ्टर 1890, 1890 से। देखिए एक नंबर ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है कंपटीशन वगैरह में। देखिए कैसे पूछेगा कि 1890 का जो फिजिक्स है उसको हमने क्या नाम दिया, तो क्लासिकल फिजिक्स, यहां से एक नंबर ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसीलिए बी केयरफुल। मैं आपको हर एक चीज बताते चलूंगा कि कहां से कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा सकता है, समझ गया ना। बट मेक कंसंट्रेट एंड बी पेशेंस, गॉट इट। आई होप कि आपने समझा होगा इतनी सारी बातों को। देखिए स्टार्टलिंग डिस्कवरीज, अब तुम समझ रहे हो स्टार्टलिंग का मतलब है शुरुआत, नहीं, स्टार्टलिंग का हिंदी हुआ चौंकाने वाला, चौंकाना हुआ यहाँ पे, चौंकाने लिख सकते हैं। स्टार्टलिंग का हिंदी हुआ चौंकाना। तो स्टार्टलिंग डिस्कवरीज आफ्टर 1890 gave a death blow to the so called क्लासिकल फिजिक्स। तो जो 1890 के बाद जो फिजिक्स में डिस्कवरी हुआ स्टूडेंट, जो चौंकाने वाला खोज हुआ, आविष्कार हुआ 1890 के बाद, वो क्लासिकल फिजिक्स की पतन बन गया, यानी कि खत्म हो गया, क्लासिकल फिजिक्स का अंत का कारण बन गया, समझ गया ना। जी हाँ। तो ये भी पूछ सकता है कि जो चौंकाने वाला स्टार्टलिंग डिस्कवरी जो हुआ वो डेथ हो का कारण बना है क्लासिकल फिजिक्स का, तो वो कब हुआ, किसके बाद हुआ, कौन सा ईस्वी के बाद बताना हुआ। 1890 के बाद। दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मैंने बताया, एक नंबर ऑब्जेक्टिव यहां से सेलेक्ट कर सकता है कि 1890 के पहले का जो फिजिक्स है उसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, और 1890 के बाद जो डिस्कवरी हुआ स्टार्टलिंग यानी कि चौंकाने वाला डिस्कवरी हुआ है, वो कारण बना हमारे ये क्या बोलते हैं, अरे बोलो, अरे 1890 के बाद चौंकाने वाला जो डिस्कवरी हुई है ना, वही कारण बना क्लासिकल फिजिक्स का खात्मा का, एवोल्यूशन का, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपने इतनी सारी बातों को समझा होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब समय आ गया कि मैं आपसे मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर डिस्कशन कर लूं, ठीक है, अच्छी बात। अब लोग हम देखते हैं ये मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। अब जितनी भी मैं बातें बताने वाला हूँ मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बताऊंगा कि मॉडर्न फिजिक्स का डिफिनीशन क्या होगा, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, गॉट इट। क्लासिकल फिजिक्स हो गया, हाँ उतना ही जानना है इसके उसके बारे में। अब मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर मैं बातें करता हूँ और इन्हीं सारी चीजों के मैं डिस्कशन करता हूँ। देखिए मॉडर्न फिजिक्स, द फिजिक्स आफ्टर 1890 इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। तो जो फिजिक्स 1890 के बाद जितना भी आविष्कार हुआ है फिजिक्स में, चाहे डिस्कवरी हुई है, वो सारे के सारा मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है और मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तो कोई सर मुझसे पूछता है कि व्हाट इज मॉडर्न फिजिक्स, तो उससे बोल देंगे कि द फिजिक्स आफ्टर 1890 इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। हाँ यही बोल देना और यही आंसर करेक्ट है, समझ गया ना। जितना भी तरह तरह के डिस्कवरी हुई है बहुत सारा, जैसे आइंस्टीन तो लेटेस्ट एग्जांपल है जी, क्योंकि आइंस्टीन को हम लोग सभी जानते हैं कि कुछ साल पहले ही, जो भी हो 15 साल चाहे 10 साल पहले, तो आइंस्टीन साहब ने जो कुछ भी हमें दिया है थ्योरी वगैरह उन्होंने बताया है, वो सारे के सारे मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है, समझ गया ना, अच्छी बात। अब देखिए कुछ आफ्टर 1890 देयर हैड बीन लार्ज एडवांसेस इन फिजिक्स। जब 1890 के बाद की मैं बातें करूं तो जो फिजिक्स में जो है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में उसको में एडवांसमेंट हुआ, बहुत तरह तरह की डिस्कवरी हुई।
तो लार्ज एडवांसेस इन फिजिक्स, फिजिक्स में बहुत सारे तरह तरह के चीजों को लिखा गया है, वर्णन किया गया, खोजा गया। व्हाट इट विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। देखिए यहां से भी एक नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे, और ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, ये पूछ सकता है कि जो हमारा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, वो रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट का शुरुआत जो है वो बिगिनिंग है, बिगिनिंग का हिंदी हुआ शुरुआत। ठीक है, हाँ सर इतना हिंदी तो हमको ही आता है, ठीक है अच्छी बात है। जो 1890 के बाद का जो कॉन्सेप्ट आया स्टूडेंट, वही रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट फिजिक्स में जो निकल कर आया है वो कारण बना है। नहीं समझे, फिर से सुनेगा मेरी बातों को। कोई प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि फिजिक्स में बताओ जो रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट का कब से शुरुआत हुआ, तो आपका कहना हुआ 1890 से, या फिर आफ्टर 1890 के बाद फिजिक्स में रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग हुआ, शुरुआत हुई है। समझ गया ना, स्टार्टिंग का मतलब हुआ शुरुआत होना, स्टार्टलिंग वहां पे था, तब बोले थे चौंकाने वाला। ठीक है, आई होप कि आपने समझा होगा। एज फॉर एग्जांपल्स आर एज फॉलोज, जैसे कोई पूछा कि बताओ, ठीक है कुछ एग्जांपल्स दे करके भी समझाइए, तो मैंने पहले ही एग्जांपल्स वगैरह लिखा देता हूं। देखिए कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उसको अंडरलाइन भी करूंगा। ये रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को आप क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, तो आफ्टर 1890 को ही हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का नाम दिए, समझ गए। देखिए एग्जांपल्स बहुत सारे मैंने लिख कर रखा, 1 2 3 4 एग्जांपल्स आई हैव टेकन 4 एग्जांपल्स of modern physics or revolutionary concept. If someone may ask you, tell me the examples of modern physics, then you should must mention this type of the examples. Got it? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे जैसे मैं चैप्टर्स नया नया लेके आऊंगा 11th के लिए, तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है ना, अच्छी बात। तो देखिए इन 1895 में रोंटगेन नाम का एक साइंटिस्ट हुआ जिन्होंने डिस्कवर किया है एक्सरे को। एक्सरे को डिस्कवरी किसने किया, तो रोंटगेन ने डिस्कवरी किया है। तो देखिए 1890 के बाद को फिजिक्स को हमने कहा है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये एग्जांपल्स हमने एक्सरे का डिस्कवरी का जो एग्जांपल है वो मॉडर्न फिजिक्स का। अब कोई पूछा क्यों, क्योंकि इसकी डिस्कवरी हुई है वो 1895 में हुआ है, यानी कि 1890 के बाद। तो ये मॉडर्न फिजिक्स हुआ ना, किसने किया, तो रोंटगेन ने किया। क्या किया है, तो एक्सरे का डिस्कवरी किया है। और देखो एंड फ्यू वीक्स लेटर, और इसके कुछ ही सप्ताह के बाद, ठीक है, लेटर हेनरी बैक्यूरेल अनाउंस्ड, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है। क्या अनाउंस किया जी, तो द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो जो रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी हुआ वो 1895 के बाद हुआ, और कुछ सप्ताह के बाद अनाउंस कर दिया गया डिस्कवरी के बारे में, किसी को, रेडियो एक्टिविटी के। और किसने किया, तो बैक्यूरेल ने किया। कौन बैक्यूरेल, तो हेनरी बैक्यूरेल। समझ गया ना, अच्छा। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, रेडियो एक्टिविटी को। ठीक है, और रोंटगेन ने डिस्कवर किया है एक्सरे को। ठीक है ना, अच्छी बात है। तो ये ध्यान में दीजिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सरे को किसने डिस्कवर किया है, तो रोंटगेन साहब ने डिस्कवर किया। और कब किया, तो 1895 में। और जैसे ही रोंटगेन ने डिस्कवर किया एक्सरे के, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे कि रोंटगेन ने डिस्कवर किया एक्सरे के, तो उसके कुछ सप्ताह बाद, यानी कि फ्यू वीक्स लेटर जो है, वो हेनरी बैक्यूरेल ने डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया, तो रेडियो एक्टिविटी को। हाँ, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया है ये हेनरी बैक्यूरेल। गॉट इट। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे अच्छे से, और मेरे द्वारा बोले बताया गया चीजों को आप अच्छे से कैप्चर करते हैं। समझ गया ना। देखिए सर कुछ आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है ताकि आपको नोट्स भी तैयार हो जाए। ऐसा मैं नहीं करने वाला कि सिर्फ समझा दिया और निकाल जाऊंगा, ठीक है, या फिर एक दिन लिखा रहा हूँ एक दिन समझा रहा हूँ। वो टाइम टेकिंग भी है, और जो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा वो तरीके से मैं आपके साथ पेश आऊंगा। समझ गया ना, आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल मैंने लिया मॉडर्न फिजिक्स का, या फिर यूं कहिए रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। वो ये है कि इन 1897, अगर 1897 ईस्वी की मैं बातें करूं, तो जे थॉमसन डिस्कवर्ड। देखो तो ये जितना भी सारा फिजिक्स में मैं बातें कर रहा हूं,
वो जस्ट लाइक एक स्टोरी ही तो है, एक हिस्ट्री की तरह ही तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो फिजिक्स जो है वो एक गेम की तरह है, एक प्ले की तरह है, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। समझ गया ना? जितना पढ़ोगे उतना और इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और क्यूरियोसिटी आपको जगती जाएगी कि फिजिक्स को और जाने, और पढ़ें, और समझें। नॉलेज का कोई अंत नहीं। एनीहाउ, बहुत विज्ञान की बात है। तो इन 1897 में जे थॉमसन ने क्या किया, तो डिस्कवर्ड किया है इलेक्ट्रॉन को। कोई आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया। कब किया, तो 1897 ईस्वी में किया। देखिए ये भी एग्जांपल हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स का, क्यों? क्योंकि 1890 के बाद का जो फिजिक्स है मॉडर्न फिजिक्स है, और इसकी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया है 1897 में, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, बोलो, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत में आएगा, है ना? बहुत सिंपल है। तो किस चीज का डिस्कवरी किया है स्टूडेंट फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, समझ गया ना डियर फ्रेंड्स? आई होप कि आप समझ रहे हो। स्टूडेंट या फ्रेंड्स, बस इतना ही ठीक है, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। गॉट इट? तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ये फंडामेंटल का मतलब होता है आधार, नींव या फिर बेस कहिए। तो ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल मैटर। तो जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूट है ऑफ ऑल मैटर, यानी कि सभी मैटर का, सभी मैटर ये दुनिया में जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है उन सारे मैटर में, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन को क्या कहा गया, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल मैटर कहा गया। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, अच्छी बात है। लिखने के लिए मैं आपको टर्म दूंगा, अभी मेरी बातों को समझ लो। ये सारा कुछ समझ जाइएगा ना तो आपको लिखना अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं अच्छा लग पाएगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखिए थर्ड एग्जांपल इन 1901, अगर 1901 की मैं बातें करूं तो एक मैक्स प्लैंक नाम का एक साइंटिस्ट थे, या फिर कभी कोई आपको पूरा नाम नहीं देगा, मैक्स नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ प्लैंक ही दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो मैक्स प्लैंक साहब की ही बातें किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुए। तो 1901 में इन्होंने क्या किया, मैक्स प्लैंक ने डेवलप्ड क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी का आविष्कार किया, या फिर यूं कहिए कि क्वांटम थ्योरी में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, किसने, तो मैक्स प्लैंक ने, कब, 1901 में। ठीक है, अच्छी बात है। और अकॉर्डिंग टू विच, तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी का डेवलपमेंट किया, आविष्कार किया, जिसके अनुसार से क्या बताया गया जी, क्वांटम थ्योरी नहीं जानना चाह रहा हूं ना कि क्या हुआ, तो वहीं तो बता रहे हैं कि क्वांटम थ्योरी के अनुसार क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू विच एनर्जी इज नॉट रेडिएटेड कॉन्टिन्यूअसली, जो एनर्जी जो है वो लगातार रिलीज नहीं होता है किसी भी चीज से। ठीक है, तो कैसे होता है भाई, बट लेकिन इन ए डिस्क्रीट पैकेट्स, लेकिन एक डिस्क्रीट पैकेट में होता है। डिस्क्रीट माने कि अलग अलग, डिस्क्रीट का हिंदी जानना चाहते हो तो यूं जानिए, इसका हिंदी हो जाएगा अलग अलग। यहां पे मैं लिखा देता हूं अलग अलग। ठीक है ना स्टूडेंट, डिस्क्रीट पैकेट्स में रिलीज होता है, अलग अलग करके निकलता है टुकड़ों में, जिसको हमने क्या नाम दिया है, क्वांटा नाम दिया। ठीक है, और इसी क्वांटा को हमने अंततः बोल दिया, वो है फोटॉन्स का नाम दिया। ये क्वांटा को हमने नाम दे दिया, फोटॉन्स का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव ये ही पूछ सकता है कि क्वांटा इज आल्सो नोन एज, तो फोटॉन्स, क्वांटा को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो फोटॉन्स कहते हैं। समझ गए? अब देखिए अब फोर्थ पॉइंट की मैं बातें करता हूं, तो द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टीन इन 1905। तो 1905 में द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया गया, किसके द्वारा, तो एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। समझ गए? गिव न्यू डायमेंशंस टू एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसी के चलते जब द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर किया गया एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा इन 1905 में, तो इन्होंने एक एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स को, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में एक अलग ही रूप दे दिया। इन्होंने जानना चाह रहे हो कि एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होगा,
तो एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, जब हम लोग पार्टिकल्स फिजिक्स को स्टडी करते हैं पार्टिकल्स लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब बातें करते हैं, तो ये एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स आता है। उस समय बताऊंगा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, जब टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस समय मैं बताऊंगा। समझ गया ना? अभी के लिए इतना ही जाने कि सूक्ष्म में पार्टिकल्स के लिए जब फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम देते हैं। हैव यू गॉट इट? अच्छी बात है। तो आई होप अब मैं हट जाता हूं साइड और आप इसे फौरन से नोट कर लीजिएगा इतनी सारी बातों को। चलिए मैं हट गया साइड और आप इसे चाहें तो अच्छे से नोट कर लीजिए। समझ गया ना फ्रेंड्स? अभी तक जो आपने देख लिया जितनी भी सारी बातों को, अब वो टॉपिक कंप्लीट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स जो है वो अब कंप्लीट हो गया। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स खत्म होता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक और न्यू टॉपिक है, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट सम साइंटिफिक नोशंस। जी हाँ, आपने सही सुना, नोशंस, नेशन नहीं, नोशन ही है। अब देखिए सम साइंटिफिक नोशंस का मतलब क्या होता है, मैं आपका पहले सबसे पहले इसका अर्थ समझाता हूँ। देखिए जो साइंटिफिक नोशंस है, यानी कि जो हमारे साइंटिस्टों ने दिया है, वो क्या क्या तरीके हैं। नोशंस का मतलब तरीका कह सकते हो, हिंदी हुआ इस नोशंस का तरीका, कि सम साइंटिफिक नोशंस यानी कि तरीका क्या है किसी भी चीज को, जैसे कि किसी भी चीज को डिस्कवरी किया जाए। अरे जैसे मान लो सपोज दैट किसी भी चीज के बारे में आपको कुछ कहना है कि जानते हो तुम, वो लड़का जो है ना वो तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, तो तुम क्यों बोला उससे जाकर कि कुछ कह रहा था? क्योंकि शायद आपने सुना हो, किसी ने आपसे कहा हो, या फिर आपने खुद उससे बोलते हुए सुना हो। तो यह एक तरीका हुआ कि नहीं हुआ, कि आप किसके आधार पर बोल रहे हैं, किस चीज के बेसिस के ऊपर बोल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जब भी फिजिक्स की बात होगी तो डिस्कवरी की बात होगी और इन्वेंशंस की बातें होगी। तो क्या तरीके हैं, किस चीज के क्या आधार है, उसका क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कुछ तो कारण रहेगा। ठीक है ना? तो देखिए इन सारी चीजों को देखते हुए साइंटिफिक नोशंस यानी कि इन तरीकों को फॉलो कर रहा है कि नहीं, चाहे इस तरीका का आजमा करके वो बोल दे, जैसे साइंटिफिक लॉ का इस्तेमाल करके बोल दे कि नहीं जी ये भी फिजिक्स में हमने डिस्कवरी कर ली है, या फिर थ्योरी की मदद से बोल दे कि हमने ये दे दिया, हमने ये डिस्कवरी किया, या फिर मॉडल के हिसाब से बोल दे कि मेरा ये डिस्कवरी है, या फिर साइंटिफिक मेथड हो सकता है। तो सम इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नोशंस आर एज फॉलोज। तो कुछ साइंटिफिक नोशन नहीं समझ पाया जी, अरे फिजिक्स को दर्शाने का तरीका क्या हो सकता है? तो ये चार ठो है तरीके, इसका हिंदी तरीके हो, ठीक है? तो चार तरीके हैं, पहला साइंटिफिक लॉ, दूसरा थ्योरी, and third one model and the fourth one scientific law। अब इन चारों जो साइंटिफिक नोशंस हैं मैं इसको वन बाय वन डिटेल में करके मैं आपको समझाऊंगा। जब आप ये चारों सीख जाइएगा तो आप आसानी से बता दीजिए कि सम साइंटिफिक नोशंस क्या होता है। सम साइंटिफिक नोशंस को डिटेल में जानना है, इन चारों को आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। हैव यू गॉट इट? देखिए सबसे पहला है जो साइंटिफिक लॉ है। अब ये साइंटिफिक लॉ के बारे में आपको सिखाता हूँ कि साइंटिफिक लॉ का कुछ कोई डिफिनीशन पूछे कि होता क्या है, तो आप उससे बोल दीजिएगा कि द जनरल स्टेटमेंट ऑफ हैपनिंग इन नेचर आफ्टर रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंटिफिक लॉ। ठीक है? तो देखिए कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए और कुछ ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए, ठीक है ना? तो देखिए जो कोई जनरल स्टेटमेंट बोला जाता है जो हमारे नेचर में हो रहा है, किस चीज के बाद? तो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट के बाद, वही साइंटिफिक लॉ। नहीं समझा? फिर से सुने। जैसा सपोज दैट आप क्या कीजिए कि आप इस प्रकार से खड़ा हो जाइए, ठीक है? और जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा आसपास में तो आपको ठंडा लग रहा है या फिर गर्मी लग रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो? आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं भाई मुझे ठंड लग रहा है, नहीं भाई मुझे गर्मी लग रहा है। इसका मतलब कि गर्मी का दिन आज किए हुए, ठंड लग रही है मतलब ठंड का दिन किए हुए। तो आपने ये क्यों बोला? क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया है। तो ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स, जब बार बार ऑब्जर्वेशन किया जाए, बार बार देखेंगे या फिर बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और सेम चीज ही हो जाए,
बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी और फिर बार बार ऑब्जर्वेशन करने के बाद भी एक ही चीज हो रहा, तब साइंटिफिक लॉ का नाम देते हैं हम लोग। ठीक है ना, अच्छी बात है। और देखिए साइंटिफिक लॉ को समझा दिया, अब ये साइंटिफिक लॉ का एग्जांपल्स भी कुछ आपको समझाता हूँ कि इसका एग्जांपल्स क्या हुआ, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, तो ये बोलना पड़ेगा कि फॉर द एग्जांपल्स और फॉलोज, फॉर एग्जांपल्स और एज फॉलोज, यानी कि जो एग्जांपल्स है वो कुछ निम्नलिखित है। जैसे पहला और दूसरा जो है एग्जांपल है, जो स्टार मार्क नीचे लगाया हूं वो कुछ साइंटिफिक लॉ के अंतर्गत में 2 पॉइंट है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। गॉट इट? तो पहला है कि द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमको क्या बताता है, बताता है कि द टू ऑब्जेक्ट्स, जो 2 ऑब्जेक्ट्स है अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अपना नाइन्थ नहीं पढ़ा होगा, इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। वो किस चीज के आधार पर बेस्ड है जी, तो ऑब्जर्वेशंस के आधार पर बेस्ड है और एक्सपेरिमेंट के आधार पर बेस्ड है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है, कहता है कि कोई भी संसार में 2 ऑब्जेक्ट है वो आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, तो कैमरा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और मैं कैमरा को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखिए आपको तो मैं अट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि आप मेरे सामने नहीं ना है, आप तो स्क्रीन से बाहर हैं, लेकिन मैं कैमरे को जरूर अट्रैक्ट कर रहा हूँ। और जब भी आपके सामने स्मार्टफोन हो चाहे लैपटॉप वगैरह हो, तो वो लैपटॉप आपको अपनी ओर खींचना चाह रहा है और आप भी लैपटॉप को खींच रहे हैं। ये कहता है कौन, तो ग्रेविटेशन कहता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना, अच्छी बात है। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऐसा क्यों बोला कि 2 ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है, देखिए ये जो बोला गया वो इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट, पहले ही लिख दिया है कि ये जो बेस्ड है भाई साहब वो किस चीज के आधार पर बेस्ड है, तो ये एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है और ऑब्जर्वेशन किया गया। ऐसा एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि कोई 2 ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और बार बार देखा गया कि नहीं सभी ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको साइंटिफिक लॉ के अंतर्गत में रखा गया। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक लॉ कहता है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर जो किया गया लॉ है वो साइंटिफिक लॉ बोले ना, उसको समझ गया ना कि क्या होता है साइंटिफिक लॉ, समझ गया। जैसे सेकंड एग्जांपल मैं लिया हूं कि अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट ईच अदर करता है। अनलाइक चार्ज जैसे प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करेगा, खिंचाव करेगा, ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों चिपक जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। और अगर वही लिखा हूं कि अगर लाइक चार्ज रहेगा तो रिपेल कर देगा, अगर ये भी माइनस तो दूर चला जाएगा, ये भी प्लस तो दूर चला जाएगा। कोई पूछा कि काहे से ऐसा क्यों बोले, तो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है इसलिए बोल दिया। लेकिन इसका कारण जानना चाहते हो तो कारण यह है कि एक्सपेरिमेंट में पाया गया और ऐसा ऑब्जर्व किया गया, देखा गया है बार बार, समझ गया ना। देखिए लेकिन फिर भी किसी को तसल्ली नहीं हो रहा, तो मैं आपसे बता दूं कि जो साइंटिफिक लॉ होता है उसका कोई भी थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है और आप ऐसा नहीं पूछ सकते हैं, आपको हक नहीं बनता कि क्यों भाई, नो बट्स और नो इफ्स, आप क्यों और लेकिन अगर इसमें नहीं पूछ सकते हो, ठीक है ना। और कि 2 प्लस माइनस जो चार्ज है वो आखिरकार अट्रैक्ट ही क्यों कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंट में पाया गया और ऑब्जर्वेशन में पाया गया। और यही तो कारण है फ्रेंड्स कि जो नेचर है हमारा वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, अभी के लिए आप नहीं पूछ सकते हैं भाई साइंटिफिक लॉ। देखिए लिख दिया यहाँ पे कि लॉ हैज नो थियोरेटिकल और अदर बेसिस, जो ये लॉ है लॉ के पास कोई थियोरेटिकल प्रूफ नहीं होता है। और ए लॉ हैज नो थियोरेटिकल, ये तो हो गया। A scientific law has only experimental proof, जो साइंटिफिक लॉ होते हैं उसके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, करके देखो और ऑब्जर्व करके देखो तब कहेंगे कि वो साइंटिफिक लॉ है। और साइंटिफिक लॉ बोलता है कि प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, तो आप इसके थ्योरी नहीं पूछ सकते तो क्यों, आप इतना जान सकते हो कि होता है क्यों। तो क्यों का शब्द है कि यही तो बताना चाह रहा है कि जो हमारा नेचर है वो किस तरीके से बिहेव करता है, हमारा संसार किस तरीके से बिहेव करता है, हाउ दिस नेचर बिहेव्स, तो दिस नेचर बिहेव्स लाइक दिस। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है वो आपस में अट्रैक्ट करता है, कोई भी प्लस माइनस है अनलाइक चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। यही तो तरीका आपकी नेचर हमको बताना चाह रहा है कि देखो हमें ऑब्जर्व करो,
मैं हूं प्लस, मैं हूं माइनस, तो आपस में चिपकते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को किसी ने एक्सपेरिमेंट में किया और ऑब्जर्व किया, और किसी ने अपना क्रेडिट ले लिया और डिस्कवर कर दिया। गॉट इट? जी हाँ। आई होप कि आपने इतनी सारी बातों को सीखा। फौरन से इसे नोट कीजिए, फिर मैं थ्योरी और मॉडल और साइंटिफिक मेथड की ओर मैं मूव करता हूं। समझ गया ना? अच्छी बात। इसे लिख लीजिए, मैं हो गया साइड, आप इसे चाहे तो फौरन से नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट समझ गया ना? सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट द थ्योरी। अब नेक्स्ट है जो थ्योरी की मैं बातें करूंगा और आपको से थ्योरी के बारे में मैं बताने वाला हूं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि थ्योरी का डिफिनीशन क्या होगा जी, तो डिफिनीशन भी सिखाने वाला हूं। देखिए मैंने लिख रखा है The speculations on the basis of determined laws is known as theory। यही डिफिनेशन बोलना होगा। अब इफ समवन में आस्क यू गॉट इट, तो देखिए स्पेकुलेशंस का हिंदी होता है अनुमान। क्या होता है हिंदी में? अनुमान। तो बताया गया कि जो भी डिटरमाइंड लॉज है, जो भी आपको लॉज के बारे में कहा गया है, तो उस लॉज के ऊपर में अनुमान लगाया जाए, बैठ करके चिंतन किया जाए, तो वही हमारा थ्योरी होता है। दैट इज द थ्योरी। गॉट इट? अब देखिए दूसरी शब्द में समझना है इस डिफिनीशन को, तो मैंने बताया कि व्हेन सेवरल लॉज आर डिटरमाइंड, जब बहुत सारे लॉज को क्या कीजिए डिटरमाइंड कर लिया जाए या फिर बता दिया जाए, टोल्ड कर दिया जाए, तो क्या होता है कि देन वन में guess about the way the universe must be constituted in order that such things happen, and this guess is called theory। मैंने क्या बोला कि जब बहुत सारे लॉ को बता दिया गया है, दे दिया गया है, तो कोई बैठ करके चिंतन करेगा कि ओ शायद हो सकता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो जो इतनी सारी सोच है, ये गेस किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, यही थ्योरी होता है। समझ रहे हो ना? जी हाँ, यही थ्योरी। आपके मन में क्यूरियोसिटी जाग रहा होगा, तो हम तो थ्योरी जानते हैं सर कि जो लिखा गया है, जो पढ़ा गया। जी हाँ, तो इसके बारे में भी लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, यही तो है थ्योरी जो आपको समझना है। गॉट इट? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से आप और आसानी से समझ जाइएगा। जैसे मैंने लिखा है कि द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जो ये आइडिया आया होगा कि जो जितने भी मैटर है, सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो किस चीज से बना हुआ है जी? तो वो एटम से बना हुआ है। इसका जो आइडिया है, विचार है, या फिर यूं कहिए एटॉमिक थ्योरी was certainly not error, वो अचानक से नहीं आया है। At because someone observed atoms, but it was the result of inspiration। वो अचानक से नहीं आ गया कि जो मैटर है वो एटम से बना गया है। समझ गया ना? इसलिए भी नहीं आया है कि किसी ने ऑब्जर्व किया है, एटम को देखा है कि एटम नाम का चीज होता है, बट एटम का थ्योरी और एटम का आइडिया इसलिए आया क्योंकि इंस्पिरेशन यानी कि चाह थी, इच्छा थी, प्रेरणा था, लगन था, इसीलिए कहा गया कि एटम नाम का भी कोई चीज होता है। और यही थ्योरी भी है। आई होप कि आपने थ्योरी के बारे में बातें समझ क्लियर हो गई। देखिए लॉ और थ्योरी में अंतर है, और वो डिफरेंस क्या है मैं बताऊंगा आगे, बट अभी मैं इसे ही कवर कर रहा हूँ। सम साइंटिफिक नोशंस, इसे कंप्लीट कर ले, फिर टाइम बचेगा तो मैं आगे की बातें करूँ। तो आई होप कि आपने इसे समझा होगा। अगर समझे तो फौरन से इसे नोट कीजिए। गॉट इट? चलो इसे लिख लीजिए ताकि नोट्स बन जाए। नाउ वी मस्ट सी अबाउट द मॉडल। अब मॉडल के बारे में आपसे सिखाता हूं कि मॉडल क्या होता है, इसका डिफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, ठीक है ना? तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया है कि ये मॉडल इज ए विजुअल पिक्चर ऑफ द फिनोमेना अंडर स्टडी। जो मॉडल है वो एक विजुअल पिक्चर है जिसे हम लोग दिखा सकते हैं, देख सकते हैं कि देखिए किसी भी चीज को फिगर के माध्यम से दिखा सकते हैं, वही हमारा मॉडल है और वही मॉडल का डिफिनेशन है। जो अंडर स्टडी, जिसको पढ़ाई के या फिर जानने के नेतृत्व में रखा गया है, जिसके बारे में और जानेंगे, वही हमारा मॉडल है। गॉट इट? द पर्पस ऑफ मॉडल। कोई पूछा कि मॉडल का पर्पस क्या है, क्यों भाई मॉडल
हमने अभी बताया है। तो द पर्पस ऑफ ए मॉडल इज टू गिव अस ए विजुअल पिक्चर। जो मॉडल का उद्देश्य ये है कि हमें एक किसी भी चीज के बारे में विजुअलाइज्ड पिक्चर दे। जैसे सपोज दैट हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता, हमने किसी चीज को नहीं देखा, लेकिन एक विजुअलाइज करते हैं कि अच्छा वो कुछ इस प्रकार से देख सकता है। भाई साहब उसने मेरे घर में आया था और मेरा सामान लेके चला गया, मैं अच्छे से फेस नहीं देख पाया क्योंकि रात बहुत हो गया था, बट मुझे शायद याद है कि वो कुछ इस प्रकार से दिखता था, दाढ़ी रखता था, हेयर रखते थे, स्टाइल से आ था, कुछ इस प्रकार से। गॉट इट? तो इस तरह से आप बोल सकते हो। वहीं हमारा विजुअल पिक्चर एक दे पाता है। समथिंग टू होल्ड ऑन, जिसके चलते वो कुछ रुक जाए या फिर उस चीज के बारे में वर्णन कर सके। व्हेन वी कैन नॉट सी, जब हम उसको देख नहीं सकते हैं। व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, जब हम उसको नहीं देख सकते हैं कि सच में क्या हो क्या रहा है, उस चीज को वर्णन करने के लिए एक विजुअलाइज्ड फॉर्म में एक पिक्चर देते हैं। जैसे कैसे आप प्रेजेंटेशन देते हैं कि बिल्डिंग वगैरह ये सब का कंस्ट्रक्शन देते हो, तो क्या आपने सच में बिल्डिंग बना दी? नहीं ना। एक पेपर पे, एक चारकोल पर आप कंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस प्रकार से, तो एक विजुअलाइज्ड फॉर्म में आपने पिक्चर दिया, तो वही है हमारा मॉडल। गॉट इट? आई होप कि आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ये द वेव मॉडल ऑफ वाटर, लाइट। तो जो लाइट का वेव मॉडल आया था वो हमारा मॉडल हो जाएगा। तो वेव मॉडल ऑफ लाइट जो है वो मॉडल का ही एग्जाम्पल है। अब प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहा कि वेव मॉडल ऑफ लाइट जो है वो मॉडल का एग्जाम्पल कैसे होगा, या फिर आप जानना चाह रहे हैं कि मॉडल ऑफ लाइट क्या है वेव मॉडल ऑफ लाइट। देखिए पहले क्या होता था ना कि 1600 ईस्वी से पहले जो लोग था, हमारे संसार में कुछ भी हो रहा था ना, तो जो महिलाएं थी या फिर जो पुरुष था या फिर राजा महाराजा हुआ करते थे, वो बता देते थे कि देखिए भाई वहां पे जो पानी है वो नीचे ढलान है, वो पानी नीचे ना करके ऊपर आ रहा है, कोई दिव्य शक्ति है, इसीलिए हमें पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से रिलीजियस या फिर कुछ पॉलिटिकल बातें कर दिया। धार्मिक लोगों ने पॉलिटिक्स आकर के वहां पे कब्जा कर लिया कि देखिए ये सरकार का हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ रहस्यमय चीजों का वर्णन रहस्यमय तरीके से, कुछ रहस्यमय घटनाएं घट रहा है, इसलिए पॉलिटिकल लोग ने वहां पे शासन करना शुरू कर दिया इस प्रकार से। या फिर रिलीजन्स या फिर धार्मिक बातों जोड़ दिए कि धर्म ले लिया कि यहाँ पे गॉड है, भगवान है, ये है वो है। बट जो महान साइंटिस्ट हुए जैसे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स दिए, उन्होंने कुछ वर्णन किया है। समझ गया ना? ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट, उसी प्रकार से होता यह है कि जो हमारा वेव मॉडल ऑफ लाइट जो है वो क्या बताया गया, उसको जानने के लिए हम लोग लाइट का जो वेव है उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा वेव है वाटर वेव्स, वाटर में जो वेव्स उठता है कुछ इस प्रकार से, उसे तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे हम लोग देख सकते हैं। तो एक विजुअलाइज्ड फॉर्म में देखने के लिए जो वेव मॉडल ऑफ लाइट है उसको वेव मॉडल ऑफ वाटर के जैसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, दिमाग में ला सकते हैं कि जिस प्रकार से पानी में वाटर वेव होते हैं ठीक उसी प्रकार से लाइट का वेव हो सकता है। एक विजुअलाइज्ड पिक्चर है, वही है हमारा मॉडल। गॉट इट? और जो मैंने बोला कि 1600 ईस्वी से पहले की जो बातें थी वो कुछ इस प्रकार से होता था, बट महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने साइंटिफिक लॉ मेथड्स वगैरह दिए किसी चीज को वर्णन करने के लिए, चाहे वो मॉडल की बातें करें चाहे वो लॉस के बारे, वो है हमारा साइंटिफिक मेथड की नहीं, उन्होंने कुछ बताया, कुछ कारण बताया। तो अब चर्चा करता हूं साइंटिफिक मेथड के बारे में। ये मॉडल के कहानी जो है वो समाप्त होता है। गॉट इट? तो देखिए ये साइंटिफिक मेथड क्या है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। बताया गया कि टू अंडरस्टैंड एनी नेचुरल प्रोसेस, किसी भी हमारे प्रकृति में कोई भी घटना घट रहा है उसको समझना है बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। देखिए जब हमारे संसार में या फिर नेचुरल फिनोमेना में किसी भी तरह का घटना घट रहा है और अगर उसको समझना है, उसको समझने के लिए लॉजिकली बातें करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि प्रयोग करके देखते हैं।
एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और लॉजिकल उसके बारे में कुछ सच में बोला जा सके, तो वो है हमारा साइंटिफिक मेथड, उसी को कहते हैं साइंटिफिक मेथड। व्हाट इट? देखिए, द टू मेन टूल्स ऑफ साइंटिफिक मेथड आर लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आपको सब पूछा है कि दो मुख्य हथियार क्या है जिससे हम बोलेंगे कि साइंटिफिक मेथड के द्वारा वो बातें प्रूव है। कब कहें? तो जो दो मेन टूल है, वो पहला हो गया कि लॉजिक, वहां पे कोई एक लॉजिक रहना चाहिए। अगर लॉजिक नहीं समझते हो, लॉजिकली उसको एक्सप्रेस कर सके, बोल सके, बता सके, उसके बारे में कर सके, सिखा सके। लॉजिकल एक्सप्रेशन रहना चाहिए और एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि प्रयोग करके उसको देख सकते हैं कि नहीं सच में ऐसा ही होता है, जो बोल रहे हैं उसको करके भी देखा सकते हैं। तो वो है हमारा साइंटिफिक मेथड का दो मेन टूल्स, यानी कि दो हथियार कहिए, वेपन्स कहिए, चाहे कुछ इक्विपमेंट्स कहिए, बट वही व्हाट इट। अब देखो, मैंने लिखा है कि द रिजल्ट्स इज दैट द एक्सपेरिमेंटेशन रिजल्ट्स आर रिप्रोड्यूसिबल। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस लाइन में, बट मैं आपको इसे सिखाता हूं कि जो रिजल्ट है वो ये है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो है वो रिजल्ट्स है, ठीक है ना। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं जी? तो रिप्रोड्यूसिबल यानी कि उसको प्रयोग कर सकते हैं, उसको प्रयोग में ला सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो है हम रिप्रोड्यूसिबल यानी कि उसको क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इट। नहीं समझे तो इसको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सपोज दैट सेम सिचुएशन लें और सेम केस लें और सेम तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हमको सेम बार बार करेंगे एक्सपेरिमेंट, सेम तरीके से बार बार करेंगे एक्सपेरिमेंट और बार बार एक ही केस लेंगे, तो फिर हमको एक ही तरह का रिजल्ट निकलेगा। वही चीज को तो लिखा हूं यहाँ पे, द रिजल्ट जो है वो इज दैट, वो ये है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट्स है जिसको हम लोग रिप्रोड्यूसिबल यानी कि बार बार उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि सेम केस लेंगे तो सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर हमको सेम तरह का रिजल्ट निर्माण कर करके बता सकते हैं। व्हाट इट। तो टू मेन टूल्स पूछ सकता है, तो वो हमारा लॉजिक हो जाएगा और हमारा एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो डिफिनेशन दिया वो हमने साइंटिफिक मेथड का डिफिनेशन दिया है। जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूसिबल होता है, ठीक है, अच्छी बात। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गॉट इट। तो जो विजुअल पिक्चर है वही हमारा मॉडल कहलाता है, समझ गया ना, जिसे हम लोग कैनॉट सी, वी कैनॉट सी, हम लोग देख नहीं सकते हैं और यही पर्पस है मॉडल का, ठीक है ना। अच्छी, तो आई होप कि आपने इतनी सारी बातों को सीखा होगा। अगर सीखे होंगे तो इसे फौरन से नोट कीजिए और फिर मैं आगे की मैं बातें करता हूं। व्हाट इट, अच्छी बात है। अभी भी जो कुछ भी मैंने आपको बताया है उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ नोट्स है जिसे मैं आपको लिखाना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको जानना ही चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए उन सारी बातों को। मैंने क्या लिखा है? मैं लिखाया हूं कि साइंटिफिक लॉज डू नॉट से, साइंटिफिक लॉ ये नहीं कहेगा कि हाउ नेचर मस्ट बिहेव। साइंटिफिक जो लॉ होते हैं स्टूडेंट, वो ये नहीं कहेगा कि जो नेचर है वो कैसे, वो नेचर है वो उसको इसी तरीके से बिहेव करना है। साइंटिफिक लॉ ये नहीं कहेगा कि नेचर को इस तरीके से बिहेव करना है और इसी तरीके से करना चाहिए, बल्कि जो साइंटिफिक लॉ होते हैं वो डिस्क्राइब करता है कि नेचर जो है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो कर रहा है हाउ, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये बताता है कौन? तो हमारा साइंटिफिक लॉ बताएंगे, ठीक है ना। साइंटिस्ट नहीं, साइंटिफिक लॉ बोल रहा हूं, डिस्क्राइब करता है। रादर इसके स्थान पर, ये बताने के स्थान पर वो डिस्क्राइब करेगा हाउ नेचर डज बिहेव, कि नेचर जो है वो क्यों, कैसे बिहेव कर रहा है, क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है। दूसरा नोट में मैं लिखा हूं कि टू बी कॉल्ड ए लॉ, एक लॉ है, लॉ को बोलने के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी चीज को मैं कह रहा हूं कि यह एक लॉ हो सकता है, ये रूल हो सकता है, नियम हो सकता है, कानून हो सकता है, तो क्या यहाँ पे शर्त है जी? तो ए स्टेटमेंट मस्ट बी फाउंड, उस स्टेटमेंट को जो है वो एक्सपेरिमेंटली वैलिड होना चाहिए ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फेनोमेना। बात को समझिए
कि जब आप एक नियम बनाते हैं, एक लॉ देते हैं, तो वो जो लॉ है वो वाइड रेंज ऑफ फेनोमेना को डिस्क्राइब कर सके। ऐसे नहीं कि दो चार को फेनोमेना के डिस्क्राइब किया तो आपने लॉ दे दिया, नहीं, बहुत सारे तरह तरह की घटनाओं को वो भी वर्णन कर सकते हैं, उस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब कहेंगे कि वो लॉ है, ठीक है ना। और अगर काम हुआ था सर, काम कुछ रेंज ऑफ फेनोमेना को वो डिस्क्राइब करे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि लिख दिया हूं यहां पे कि फॉर लेस जनरल स्टेटमेंट द टर्म प्रिंसिपल इज ऑफन यूज्ड। अगर वो कम चीजों का वर्णन कर रहा है तो उसके लिए हम लोग प्रिंसिपल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंसिपल यहाँ आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, स्पेलिंग देख लेगा, ठीक है ना, यही करेक्ट है। आपका स्कूल वाला प्रिंसिपल जो होता है वो PRINCIPAL होता है और यहाँ पे PLE है। चलिए अच्छी बात हुआ मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, वरना यहाँ पे आई छूट गया था, नहीं जी, प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर कम फेनोमेना को वर्णन कर रहा है तो हम लोग उस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑफन काइंडली वो अक्सर प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। साचा यानी कि जैसा आर्किमेडीज प्रिंसिपल है जो आपने पढ़ा था 9th में, आर्किमेडीज का सिद्धांत, गॉट इट, और बहुत सारा प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो नोट में इन्हीं सारी बातों को कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो आपको मैंने चाह के लिखा है। आई होप कि ये 2 पॉइंट क्या है उससे आपने समझे होंगे। फिर इसे फौरन से नोट कीजिए, कुछ डिफरेंसेस बिटवीन जो है वो उससे शेयर करता हूं, बट इसे पहले नोट करेगा, ठीक, लिख लिए, मिटा दे। Okay, let us see about the differences between classical physics and modern physics। देखिए मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का जानकारी मैंने आपको दिया है। अब समझ आ गया कि मैं आपसे सिखाऊं कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बीच में क्या अंतर है, कुछ अंतर है क्या, तो ऑफ कोर्स है अंतर, इसीलिए तो क्लासिकल फिजिक्स को अलग किया गया और मॉडर्न फिजिक्स को अलग किया गया। तो देखिए क्या अंतर है, अंतर है कि लिख दिए यहाँ पे कि फ्लोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, कि कुछ निम्नलिखित डिफरेंसेस है क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बीच में। पहला डिफरेंस ये है कि द क्लासिकल फिजिक्स डज नॉट वर्क फॉर माइक्रोस्कोपिक सच एज एटम्स। देखिए जो क्लासिकल फिजिक्स है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये काम नहीं करेगा, जैसे एटम्स हो गया, पार्टिकल्स हो गए, इन सारी चीजों को वर्णन नहीं करता क्लासिकल फिजिक्स, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स करेगा, ठीक है ना। बट मॉडर्न फिजिक्स कैन वर्क सो, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स जो है वो ऐसा काम कर सकता है, करिश्मा कर सकता है, समझ गए। नेक्स्ट अंतर बताया हूं कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो डज नॉट वर्क फॉर एन ऑब्जेक्ट्स ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड बट मॉडर्न फिजिक्स कैन वर्क सो। देखिए जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है वो जो ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग कर रहा है बहुत हाई स्पीड से, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, तो उसके लिए वर्णन नहीं करेगा, या फिर उससे थोड़ा कम बट बहुत ज्यादा स्पीड से तो वर्णन नहीं कर पाएगा क्लासिकल फिजिक्स कि क्यों जा रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स कर सकता है, इसके पास में कैपेसिटी है। कैपेसिटी इन द सेंस कि नॉलेज है जो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत में आता है, वो वर्णन कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, डिस्क्राइब भी कर सकता है, समझ गया ना। तो ये कुछ 2 डिफरेंस था जो मुख्य था, मेन था, वो मैंने आपको लिखा दिया है, आप इसे ध्यान में रखिए, कोई पूछता है तो बोल देना उससे ये 2 डिफरेंस, समझ गया। इसे नोट करने के लिए मौका दूंगा। देखिए हमने कुछ नोट में अलग से लिखा है कि एक्सेप्ट फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड फॉर मोशन एट स्पीड्स नियर द स्पीड ऑफ लाइट, क्लासिकल फिजिक्स करेक्टली एंड प्रिसाइजली डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। देखिए जो बिहेवियर है हमारा वो डिस्क्राइब करता है फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। बिहेवियर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में पढ़ाऊंगा, या फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, चाहे कुछ भी कहना हो जाए, काइनेमेटिक्स वगैरह, ये सब, चाहे आप बहुत सारे चीजों के बारे में मैं आगे बताने वाला हूं, अभी तो नहीं बोल सकता, बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और जो ऑब्जेक्ट है बहुत स्पीड से चल रहा है, और छोटे छोटे पार्टिकल, एटम वगैरह, ये सब, न्यूक्लियर वगैरह, ये सब, इन सारी चीजों को डिस्क्राइब तो नहीं करेगा, एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएगा क्लासिकल फिजिक्स, लेकिन
द बिहेवियर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड के बारे में एक्सप्लेन कर सकता है कि ऋषिकेश जान रहा है कि बिहेवियर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड क्या है। तो जब सारी चीजों को आप पढ़ लीजिएगा फिजिकल वर्ल्ड के बारे में तो खुद पता चल जाए कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है। व्हाट इट, जैसे मैं कुछ आइडियाज देता हूँ, जैसे सपोज दैट हमारे फिनोमेना में किस प्रकार से ऐसा हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, तो इन सारी चीजों को वर्णन कर सकता है क्लासिकल फिजिक्स। और इनफैक्ट कि बहुत सारा आज हम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये क्लासिकल फिजिक्स के नॉलेज के बदौलत पे ही हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं। समझ गया ना, अच्छी बात। तो नोट में था, इससे भी ध्यान में रखिएगा। अब बाकी ये दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा, नॉलेज के लिए मैंने आपको लिखा दिया, समझ गए। इसे फौरन से नोट कीजिए, फिर कुछ और आपको बताता हूं। नोट कर लिए? देखो फ्रेंड्स, अब कुछ और डिफरेंसेस की मैं बातें करता हूं, और वो है कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी मैंने पढ़ाया आपको, थ्योरी क्या होता है, और मैंने बताया आपको लॉ क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जो थ्योरी है और लॉ के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस है, वो क्या क्या है, मैं उन्हीं सारी चीजों की बातें करता हूं, ठीक है। तो मैं लिख रखा हूं कि फॉलोइंग आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, कि भाई साहब कि कुछ निम्नलिखित अंतर है किसके बीच में, तो थ्योरी और लॉ के बीच में, ठीक है। अब क्या है, तो देखिए, थ्योरी इज गिवन बाय मैन, जो थ्योरी है वो आदमी के द्वारा दिया गया है, हम लोगों के द्वारा दिया गया है, सोच करके विचार करके कि यही होगा, ठीक है। एंड हेंस मे बी रॉन्ग, और इसीलिए यह गलत भी हो सकता है, लेकिन बट लॉ जो है वो इज मेड बाय नेचर, जो नियम है वो नेचर के द्वारा बनाया गया है, एंड इज ऑलवेज राइट, और वो हमेशा सही होता है। अब कोई सोच रहा कि नेचर के द्वारा कैसे बनाया गया, तो मैं बताता हूं कैसे। ये पॉइंट देख लो तो पता चल जाए। थ्योरीज आर नेवर डेराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, थ्योरी को कभी भी ऑब्जर्वेशन से देख करके परख करके आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। दे आर क्रिएटेड टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन, इनफैक्ट थ्योरी को क्रिएट किया जाता है ताकि वो ऑब्जर्वेशन को बता सके, ऑब्जर्वेशन के बारे में एक्सप्लेन कर सके, ना कि ऑब्जर्वेशन से ही थ्योरी ले सके। बात को समझिए, ठीक है। बट लॉ कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, लेकिन जो लॉ है वो रूल है वो ऑब्जर्वेशन से बनाया जा सकता है। अब पता चल गया ना, ये लाइन क्लियर हो गई कि कैसे नेचर के द्वारा बनाया गया है ये लॉ हमारा। क्योंकि बार बार ऑब्जर्व करेंगे कि रेनफॉल हो रहा है, सर्दियों के दिनों में ठंडा लग रहा है, तो कहते हैं कि इसी प्रकार से कुछ बहुत सारे तरह तरह के रूल्स वगैरह हम लोग लॉ को फॉलो करते हैं ऑब्जर्वेशन को देख करके, जो कि नेचर के द्वारा गया हमेशा सही है, लेकिन जो थ्योरी है वो मैन के द्वारा सोच करके क्रिएट करके ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इतनी सारी चीजों को मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैंने आपके साथ डील किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा इतनी सारी चीजों को, तो आपने इसे नोट किया होगा। तो आज के लेक्चर में मैं इतनी सारी बातों को समाप्त करते हुए मैं आपको यहीं पे छोड़ता हूँ। मुझे पता है लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बट मेक पेशेंस। अगर आप पेशेंस बना करके मेरी बातों को सुनोगे ना, और हर एक नोट्स को आप लिखिएगा, जैसे मैं साइड हट जाता हूँ, इससे आप चाहे तो लिख सकते हो, लिखोगे तो आपको नोट्स की कमी महसूस नहीं करोगे, समझ गए। कॉम्पिटिटिव लेवल तक लगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और समझने में भी कभी कुछ दिक्कत प्रॉब्लम वैसा कुछ महसूस नहीं करोगे, ठीक है ना। और बाकी जब यहाँ से लिख लेते हो, मेरी बातों को समझ जाते हैं, तो आप क्या कीजिए, इसे आप खुद से भी पढ़ने का प्रयास कीजिए और सोचिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे रह सकते। थ्योरी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, तो जो थ्योरी है वो किसी भी चीज के बारे में दिया जाता है, तो जो एक थ्योरी हमने दे दिया कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर नया थ्योरी उस चीज के बारे में दिया गया, तो वो उसको तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो थ्योरी पिछला थ्योरी से और बेटर तरीके से और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, तब नया थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाएगा। वरना जो पुराना थ्योरी बोल दिया गया वही रह जाएगा। लेकिन लॉ के बारे में ऐसा नहीं है, लॉ को एक बार बोल दिया एकदम सही है, करेक्ट है, बदल नहीं सकता। समझ गया ना। आई होप कि आपने सीखा होगा। तो फिर से चलते हैं, आई होप कि मुलाकात करते रहूंगा, ठीक है ना।